कैंग द कॉन्करर ये विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस के बाद दूसरा सबसे बड़ा विलन होने जा रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि रिसेंटली हुए कॉमिक कॉन में एवेंजर्स की 2 मूवीज को अनाउंस किया गया जो कि फेज 6 का पार्ट है, जिनमें से एक मूवी का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है। आप एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी नाम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस मूवी में कैंग एज अ मेन विलन देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एमसीयू में कैंग का रोल जोनाथन मेजर्स प्ले करने जा रहे हैं और कैंग का फर्स्ट अपीयरेंस हमने लोकी सीरीज के फिनाले में देख लिया है। तो अगर आप एमसीयू के मूवीज को सिर्फ देखते हैं, सीरीज को नहीं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मार्वल की आने वाली मूवीज समझ में ना आए। वैसे कैंग का नेक्स्ट अपीयरेंस हमें मार्वल की मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको आज की इस अपनी वीडियो में बताऊंगा कैंग द कॉन्करर की फुल ओरिजिन, साथ ही साथ उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो कैंग द कॉन्करर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा और फेमस विलन है जो जाना जाता है अपने बात बात पर टाइम ट्रेवल करने के कारणों से, और इस कैरेक्टर को और किसी ने नहीं, खुद स्टैन ली और जैक कर्बी ने क्रिएट किया। तो कैंग हमें सबसे पहली बार एक इजिप्शियन फेरो के तौर पर 1969 में आए हुए कॉमिक फैंटास्टिक 4 के इशू 19 में देखने को मिला था। तो कैंग की कहानी शुरू होती है फ्यूचर के 38th सेंचुरी में, जहाँ पर उसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स होता है। अब इस नाम से भी आपको ये पता चल रहा होगा कि ये और किसी का नहीं, हमारे मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स का वंशज है। लेकिन हाँ, कुछ कॉमिक्स में ऐसे भी इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे ये डॉक्टर डूम का भी वंशज हो सकता है। तो 38th सेंचुरी जो कि प्रेजेंट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक होती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर बहुत बड़ा वॉर भी चल रहा होता है। तो नथानियल पेशे से एक स्कॉलर होता है जो कि अपने पूर्वजों की तलाश कर रहा होता है। इसी चीज के कारण वो अपने पास्ट पर रिसर्च कर रहा होता है, जिसके दौरान उसे पता चलता है पास्ट के एक सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर डूम के बारे में। इसी दौरान उसे एक अबैंडन्ड फोर्ट भी मिलता है जिसके अंदर उसे एक टाइम ट्रेवल शिप भी मिलती है जो कि उसी के पूर्वजों की होती है, जिसके मदद से नथानियल प्रेजेंट डे में आना चाहता है। इसी वजह से वो उस टाइम ट्रेवल शिप को रिपेयर करता है और गलती से पास्ट के इजिप्ट में पहुंच जाता है। और क्योंकि नथानियल की शिप एक स्फिंक्स जैसी दिखती थी, इसी वजह से उस समय के इजिप्ट के लोगों को लगा कि ये कोई भगवान धरती पर उतर आया है। तो नथानियल फ्यूचर से पास्ट में आने के बाद ये देखता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो उन पर राज करना शुरू कर देता है और फिर नथानियल बनता है इजिप्ट का फर्स्ट फेरो रामाटट। कुछ टाइम तक इजिप्ट में रहने के बाद रामाटट उस सदी के पहले म्यूटेंट एन-सबनूर से लड़ता है। अगर आप एन-सबनूर को नहीं जानते हैं तो ये वही विलन है जिसे हमने एक्समैन अपोक्लिप्स मूवी में देखा था। कॉमिक्स में एन-सबनूर अपोक्लिप्स के यंगर वर्जन का नाम है। आगे हम देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 भी उस समय में टाइम ट्रेवल करके आ जाती है और रामाटट को हरा देती है। एज आपको नहीं पता तो बता दूं कि नथानियल के पास कोई सुपर हीरो पावर्स नहीं है, वो बस अपने फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। हारने के बाद नथानियल 38th सेंचुरी में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंस उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं थी, जिसके चलते वो करंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम से। उन दोनों की बीच हुई एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन के बाद नथानियल डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड होकर खुद का एक न्यू सूट डिजाइन करता है, जिसे पहनकर वो अपने आप को स्कारलेट सेंचुरियन बना लेता है। लेकिन इस करंट टाइमलाइन में भी वो एवेंजर्स से बुरी तरीके से हारता है। एवेंजर्स से हारने के बाद नथानियल एक बार फिर से 38th सेंचुरी में टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही उसका टाइम ट्रेवल शिप उसको धोखा दे देता है और उसको 38th सेंचुरी के बजाय उसको 1000 साल आगे 48th सेंचुरी में पहुंचा देता है। अब जब वो इस एरा में आता है, वो देखता है कि पूरा अर्थ वॉर में लगा हुआ है और वो भी ऐसे वेपन से जो उस टाइमलाइन का नहीं है, जो पास्ट का है, और उन वेपन्स को इस्तेमाल कैसे करना है 48th सेंचुरी के लोगों को नहीं पता। ऑब्वियसली सिंस नथानियल पास्ट से आया है, उसे उन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहता है। फिर क्या, नथानियल को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसके बाद वो उस सदी के सारे वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करके उस 48th सेंचुरी के अर्थ को कॉन्कर कर लेता है। इसी के बाद नथानियल को अपना फेमस नाम मिलता है कैंग द कॉन्करर। तो 48th सेंचुरी के अर्थ, प्लैनेट्स और सारे गैलेक्सीज को कॉन्कर करने के बाद कैंग उस समय के किंग की बेटी रेवोना रेंसलेयर पे लट्टू हो जाता है, जिस वजह से कैंग रेवोना को इम्प्रेस करने के लिए अपनी टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 38th सेंचुरी के एवेंजर्स को 48th सेंचुरी में बुला लेता है और उनसे लड़कर एवेंजर्स को हरा देता है। वैसे हमने रेवोना रेंसलेयर को लोकी सीरीज में भी देखा है। लोकी सीरीज में रेवोना TVA की हेड चीफ बनी हुई है। अब देखो, ये तो हो गया कि कैंग का क्रिएशन कैसे हुआ, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इस कैरेक्टर के स्टोरी आर्क्स
टाइम के अनुसार और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए हैं। इस कैरेक्टर ने कॉमिक्स में इतना टाइम ट्रेवल किया है कि इस कैरेक्टर को कॉमिक्स में मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। इतने सारे टाइम ट्रेवल्स करने के चलते इस कैरेक्टर के कई सारे कॉमिक्स में अल्टरनेट वर्जन्स भी हैं। एक टाइम में जब एवेंजर्स से कैंग हार जाता है तो वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने यंगर सेल्फ को इस बारे में बताता है कि कैसे वो फ्यूचर में आगे चल के कैंग द कॉन्करर बनेगा। कैंग नथानियल को एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर भी देता है जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर भी देख सकता है और उन गलतियों को सुधार सकता है जिन गलतियों के कारण उसका एल्डर वर्जन एवेंजर्स से हार जाता है। लेकिन यंग नथानियल अपना फ्यूचर देख के अपने आप ही से हेट करने लगता है और कैंग पर हमला कर टाइम ट्रेवल करके वहां से भाग जाता है। फिर फ्यूचर में वो कैंग का टाइटल नहीं आयरन लेड का टाइटल हासिल करता है और एक सुपर हीरो बनता है। एक और स्टोरी आर्क में कैंग 28th सेंचुरी में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो वहां पर टाइमली नाम का एक सिटी एस्टैब्लिश करता है जहां का वो मेयर रहता है, जहां पर उसका नाम विक्टर टाइमली होता है। टाइम के अनुसार वो सिटी क्रोनोपोलिस नाम के एक अलग ही जगह में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रोनोपोलिस कैंग द कॉन्करर का घर है जो कि टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। आई एम प्रीटी श्योर कि हमने लोकी सीरीज के फिनाले में हमने कैंग को जिस फोर्ट में देखा था वो क्रोनोपोलिस होगा। तो मार्वल कॉमिक्स में कैंग जितनी बार टाइम ट्रेवल करता है उतनी बार वो अपना एक नया वर्जन बना लेता है, जिसके चलते मार्वल कॉमिक्स में एक ही समय पे एक ही यूनिवर्स में कई सारे कैंग एग्जिस्ट करने लगते हैं। इसी वजह से आगे चल के कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ कैंग्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक काउंसिल जिसमें कैंग्स के सिर्फ वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एकदम वैसे ही जैसे हमने लोकी सीरीज में सारे लोकी के वेरिएंट्स को एक साथ देखा था। तो इस काउंसिल में एक मेन कैंग होता है जो अपने आप को प्राइम कैंग कहता है। वो धोखे से दो कैंग्स के साथ मिलकर उस काउंसिल के सारे कैंग्स को मरवा देता है। आखिर में उन तीनों कैंग्स में से सिर्फ एक कैंग सर्वाइव कर पाता है, जिसके बाद वो कैंग आगे चल के उन सब चीजों से बोर होके अपने सारे साम्राज्य को जिसे उसने अब तक कॉन्कर किया था वो रवोना रेंसलेयर के हाथों में सौंप देता है और रवोना भी उसके साम्राज्य को अच्छे से संभालती है, जैसे हमने लोकी सीरीज में देख रखा है। तो जब कैंग अपने सारे साम्राज्य को छोड़ देता है वो कैंग न रह के इमॉर्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो टाइम के बारे में और भी ज्यादा सीखने लगता है। कुछ समय बाद उसकी जाके मुलाकात होती है 3 टाइम कीपर्स से। वैसे हमने लोकी सीरीज में भी टाइम कीपर्स को देख रखा है जहाँ पर वो फेक रोबोट्स थे, लेकिन बात की जाए कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में टाइम कीपर्स असली होते हैं। तो टाइम कीपर्स इमॉर्टल्स से मिलकर उसे ये बोलते हैं कि वो उनके लिए सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखे। टाइम कीपर्स उससे ये भी बोलते हैं कि वो सारे टाइमलाइंस और रियलिटी को एक दूसरे से अलाइन रखे और किसी को उनसे छेड़छाड़ ना करने दे। तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने लोकी सीरीज के फिनाले में जिस कैंग को देखा था वो असल में इमॉर्टस था, जिसे सिल्वी ने सीने में चाकू भोंक कर मार दिया था, जिसका मतलब एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करने वाला कैंग अब मर चुका है। तो ये थी मार्वल कॉमिक्स में कैंग की फुल ओरिजिन। अगर आपको आगे ऐसे ही ऑसम वीडियोस को एंजॉय करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल देन कीप वॉचिंग मूवीज फ्रीक।